मैं हूं शंकर अनिमेष और सीधे बिहार की राजधानी पटना से और खास करके उस जगह पे मैं खड़ा हूं तेजस्वी यादव का दफ्तर यानी आरजेडी का दफ्तर, जहां पर महागठबंधन ने आज घोषणा की है कि तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसके साथ में 2 डिप्टी सीएम होंगे, मुकेश सहनी, और एक दूसरा डिप्टी सीएम दूसरे कास्ट का यानी कि सोशल ब्लॉक होगा, उसमें से चुना जाएगा। सवाल यह है कि महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा कर दी है और उन्होंने दबाव ये बनाया है कि एनडीए जो अब तक कहता रहा है कि नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। उस पर यह दबाव बढ़ गया है कि वो यानी कि बीजेपी ये घोषित करे कि क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर अमित शाह ने जो बातें कही है कि विधायक दल के बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। ये सारे सवाल बिहार की राजनीति में गूंज रहे हैं। तो इन सवालों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल है जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनापका सिंह जो बीजेपी की प्रवक्ता है, एमएलसी हैं, शिवपूजन झा जो कि पॉलिटिकल पंडित नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, खास करके पॉलिटिकल खबरों पर, बिहार की पॉलिटिकल खबरें हैं उसको वो एक तरह से अपने लेंस से जांचने की कोशिश करते हैं। और संतोष सिंह जो कि नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं और वो भी एक अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आप उन्हें लगातार सुनते रहे होंगे बिहार की खबरों को लेकर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनामिका जी आपसे। जिस तरह से तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत ने खास तौर से ये कहा है कि भाई हमने तो अनाउंस कर दिया कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि तेजस्वी यादव होंगे। अब आप बताएं, यानी कि बीजेपी बताए, जेडीयू बताए, एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, जिस व्यक्ति को पता है कि कभी सरकार ही नहीं बननी तो वो कुछ भी कह सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, वो कह सकते हैं कि किसको कितनी तनख्वाह देंगे, किसको वो उनकी सरकारी नौकरी को फिक्स कर देंगे, वो कुछ भी कह सकते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, आपने अमित शाह जी का जिक्र किया, उन्होंने एक तकनीकी बात कही। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में होता है कि सारे लोगों की सहमति की बात है। जहां तक हमने हमेशा कहा, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और जब तक वो मुख्यमंत्री रहना चाहेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कहीं कोई बात ही नहीं, हमारे लिए ये विषय ही नहीं है। उनके लिए ये विषय था, इसलिए इतने लंबे समय तक इसमें कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था और उसी इसलिए उन्हें ये बात बतानी पड़ी। हमारे यहाँ ये बात स्वाभाविक है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए वो चेहरा है, तो हमें इस पे बात करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप एक तरह से ये स्टेटमेंट जो दे रही हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इसको हम लोग मान लेना कि या वो सेफ वाला जो लाइन है अमित भाई का कि विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा, कौन सी वाली लाइन को मान लें? दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बातें अलग नहीं है। विधायक दल के नेता में भी उन्हें ही चुना जाएगा, वो ऐसा कह रहे हैं। उस बात को मतलब विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को ही चुना जाएगा, वो ये कह रहे हैं। उनका कहने का आशय था कि हम किसी भी चीज को तय नहीं कर देते हैं, किसी भी गठबंधन के अपने सहयोगियों पे थोपते नहीं है और सारे लोग उन्हें ही चुनेंगे। उन्होंने इस तरह से इस बात को कहा कि तकनीकी रूप से विधायक दल की जो हमारी बैठक होगी, विधायक दल मंडल जब बैठेगा तो उसमें तय किया जाएगा। उस बात को बहुत ज्यादा इधर उधर करने की, नकारात्मक सोचने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए विषय नहीं है और जो विषय नहीं होता उसमें बहुत ज्यादा जोर देके कहने की आवश्यकता नहीं होती। और जहां तक आपका ये जो भी गठबंधन ये है, मैं इसे क्या कहूँ, महागठबंधन है, ठगबंधन है, या क्या है ये, मतलब मेरे पास बहुत उपयुक्त शब्द नहीं है इसके लिए। उनके पास ये लंबे समय से एक विषय था, यही निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, तो उन्हें उसकी आवश्यकता लगी। उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ ब्लैकमेलिंग की लगातार। कांग्रेस प्रेशर बनाती रही आरजेडी के ऊपर, आरजेडी उस चीज को नकारती रही कि भाई तेजस्वी का ही चेहरा है। तो उन्हें पता है कि उनकी सरकार नहीं बननी है तो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहने के लिए वो स्वतंत्र है। शिवपूजन, आपसे समझना चाहेंगे कि ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है। इस सवाल के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि आपको लगता है कि जो आरजेडी का या महागठबंधन का जो मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से ठंडा पड़ गया था, इस अनाउंसमेंट के बाद वो मोमेंटम थोड़ा जोर पकड़ेगा? और दूसरा सवाल का पार्ट है कि ये सवाल बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए इसलिए बार बार खड़ा हुआ कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने, अलायंस ने, कोलिशन ने ये घोषणा की कि शिंदे के लीडरशिप में हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कोई और हो गया, शिंदे जी डिप्टी हो गए। तो ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि भाई आप आज की तारीख में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की अगर संख्या 35 हो गई तो फिर तो बीजेपी का सीएम होगा ना।
बिल्कुल वैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है शंकर जी, और यही वजह है कि एक तरह की एम्बिग्विटी रखी गई है, बहुत क्लैरिटी नहीं दी जा रही है कि एनडीए का मुख्यमंत्री निश्चित रूप से नीतीश कुमार होंगे। लेकिन हम बात महागठबंधन की भी कर रहे हैं। आखिर इतनी देरी कांग्रेस पार्टी ने क्यों कर दी? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी ने अब फाइनली आकर के, जब सीट बंटवारे पर इतनी सिर फुटौली स्थिति हो गई, जिसको मन हुआ जहां से वहां से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। अब इतनी सीटों पर आप उसको फ्रेंडली फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, आपने भी उतार रखा है, आपने भी उतार रखा है, यानी कि उनके बीच में तालमेल जैसी स्थिति कुछ थी ही नहीं। आपको याद होगा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी आखिर कर क्या रही थी? तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाकर के इनकी मुलाकात नहीं होती, ना तो खड़गे जी से ना फिर राहुल गांधी जी से। अब क्या है कि ये तमाम बातें पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बन चुकी है, तो द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन, काफी देर हो चुकी है वहां पर। अब हार करके जब चंद दिन चुनाव के बचे हुए हैं और आप कहिए कि लगभग हर जगह नामांकन खत्म हो गया, उसके बाद आप आते हैं और आनंद फानंद में एक तरीके से ऐसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहां पर कि पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं कि ये बताएं कि महागठबंधन के पास विकल्प क्या है? अगर तेजस्वी नहीं तो कौन? क्या कांग्रेस का इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट हो जाएगा कि वो फैसला लेने की स्थिति में होगी कि वो अपना मुख्यमंत्री दे सकती है, या इतनी कम सीटें पाकर के मुकेश सहनी किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, या फिर वो तो खुद ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में चाह रहे थे। कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है महागठबंधन ने काफी देरी कर दी, एक मैसेज गलत चला गया है ऑलरेडी। यहां पर इट इज एडवांटेज एनडीए, उनकी एम्बिग्विटी उनको सूट कर रही है। उनका कहना है कि एक प्रक्रिया के तहत विधायक दल की बैठक होगी, वो जो चुन लेंगे। लेकिन कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप देख रहे हो कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं हुई है एनडीए के खेमे से, ना तो भाजपा की तरफ से। चिराग पासवान जो ध्रुव विरोधी माने जाते थे, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि छठ के बाद नीतीश चाचा के साथ वो चले जाएंगे कैंपेनिंग में। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन ने काफी देरी की। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ है, अगर ये 5-6 दिन पहले हो चुका होता तो इसके मायने बहुत निकलते। लेकिन आप गौर कीजिए कि एक पर से एक महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा भी वो कर रहे हैं, इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि क्या वो रेस में अब आ भी पाएंगे या नहीं। संतोष जी, आपसे समझना चाहूंगा कि जनरली इस बात को हम लोग जब इलेक्शन में गांव देहात अलग अलग जगहों पे वोटर से बात करते हैं, तो उसके जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, उसको कई बार हम लोग एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि अगर आप 2020 का चुनाव देखिए, 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया था, उसका जो रिएक्शन था वो फर्स्ट फेज में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन सेकेंड फेज में उसका काफी असर हुआ था। तो आपको लगता है कि एक बार इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि इस बीच में 2 फेस्टिवल आ गए, दीपावली आ गई, छठ आ गया, तो छठ के बाद जब तेजस्वी यादव या महागठबंधन के लोग निकलेंगे और जिस तरह की घोषणाएं की हैं, क्या वो जनता के दिमाग पे असर डालेंगी? और वो जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो घोषणाएं हैं वो ज्यादा असरकारी है। कोई आदमी ये सोचेगा कि भाई वन टाइम 10,000 मुझे मिल रहा है, लेकिन अगर कहीं सरकारी नौकरी मिल रही है तो सरकारी नौकरी वाले को चुनूंगा। लेकिन इसके काउंटर ये भी सवाल होता है कि जनता उसको ट्रस्ट करती है जो देने की हालत में है, क्योंकि राहुल गांधी ने 2019 में वादा किया था कि भाई वो एम्प्लॉयमेंट एक गारंटी के तहत सबको देंगे, लेकिन जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। तो जनता जब वोट करने जाएगी उसके दिमाग में क्या होगा? जी, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लगा जैसे सिर्फ इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है कि सीएम और डिप्टी सीएम को उम्मीदवार को आपसी असहमति जहां पे था, उस मुद्दे पर उन्होंने न मीडिया को कोई क्लियरिटी से कुछ बताया और ना ही उन सवालों को लिया। देखिए, एक बात जो आपने कहा कि 2020 के चुनाव में फर्स्ट फेज में जो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो स्लोगन कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज में असर दिखा। लेकिन बिहार, सब लोग बिहार के ही हैं, क्योंकि बिहार में वोटिंग कोई स्लोगन या फिर बाकी कोई लाभुक योजना के सहारे आप नहीं जीत सकते। नीतीश कुमार जितना पैसा अभी दिए हैं, उस वजह से नीतीश कुमार की कोई चर्चा, कोई किसी महिला से आप बात करेंगे, उस इशूज पे बात नहीं करेंगे। हमें एक आज का हम वाक्य बता, एक दिल्ली की पत्रकार आई हुई है पिछले 10 दिनों से बिहार, सुबह उनका फोन है। संतोष जी, एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, यहाँ 20 वर्षों से नीतीश कुमार सरकार में है, उनके खिलाफ इनकम्बेंसी होने के बजाय जो 20 वर्ष से विपक्ष में है उसका इनकम्बेंसी इतना क्यों? वो तो सरकार में है नहीं, जहां जाते हैं वहां तेजस्वी के और लालू परिवार की बात आ जाती है।
तो फिर बात हुई तो देखिए यहाँ सामाजिक समीकरण आज ही जैसे घोषणा, मतलब हम सब लोग समझते हैं कि देखिए उत्तर बिहार का जो इलाका है, उस इलाके में गंगा के बालू को लेकर यादव और गंगा के मछली को लेकर सहनी, दोनों में समझिए कि हर वर्ष एक न एक नरसंहार होना तय है। पिछले वर्ष भी खगड़िया में नरसंहार हुआ था, कई लोग हमारे, ये एकदम विपरीत मिजाज के लोग सामाजिक है। और इस वजह से कहीं मतलब राजनीतिक तौर पर ये बहुत बड़ा प्रयोग होगा दोनों के साथ। पिछड़ावाद जिस समय चरम पर थे लालू यादव के समय, सबसे पहले अगर कोई एक जाति, पिछड़ों वर्ग की कोई जाति आरजेडी से बाहर निकला सबसे पहले, तो देखिएगा सहनी सबसे पहले बाहर, उन्होंने बगावत। सहनी का एक और कैरेक्टर, वो मुस्लिम हिंदू अपने आप को राम से आइडेंटिफाई करते हैं, उसका उनका मुस्लिम के खिलाफ एक अलग टेम्परामेंट है। ये कांग्रेस हमको लगता है कि इसी बात के लिए बच रही है। हम अगर प्लेन जाए तो हो सकता है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे हम चुनाव करें। वोट अधिकार यात्रा में जो रिस्पॉन्स मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उसमें जो लोग आए थे सिर्फ यादव और मुसलमान ही नहीं थे, मतलब सभी जाति के युवा उससे जुड़े। और एक थोड़ा लगा उससे कि उनको कोई कमिटमेंट लेवल वो आज दे चाहे नहीं दे, लेकिन लोग सुनने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव था बिहार की राजनीति में बहुत दिनों के बाद। वो आज इस घोषणा के साथ हमें लगता है कि ये इनका सेल्फ गोल है। वैसे भी देखिए बिहार में जहां तक हम समझ रहे हैं अभी, अब ये लड़ाई नहीं लड़ रहे, अब सिर्फ ये चुनाव औपचारिकता नहीं होता कि किसी चीज का औपचारिकता हम निभा रहे हैं। अब जिस गौरा बराम से जहाँ का मुकेश सहनी रहने वाला है, वहां एक ईडी का अधिकारी बीआरएस लेके चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। वहां मुकेश सहनी को खुद उम्मीदवार बनने के लिए पटना से, क्या डील हुआ पता नहीं, उन्होंने अपने भाई को उम्मीदवार बना दिया और उसी जगह पर आरजेडी भी एक उम्मीदवार को उम्मीदवार बना दिया और उसको भी सिंबल दे दिया। प्रेस रिलीज जारी किया कि हम अपना उम्मीदवार वापस ले लेंगे, लेकिन जो आरओ को जो लिख के देना चाहिए था आरजेडी की तरफ से, वो लिख कर नहीं। तो वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार आपको लालटेन छाप के साथ खड़ा है, एक नाव के साथ वीआईपी के उम्मीदवार खड़े। अब आप समझ लीजिए, और वो दरभंगा जिला में सिर्फ एक ही सीट का सवाल नहीं है, उसके कारण कई सीटों का समीकरण गड़बड़ा है। अब मान लीजिए शहर में कुल मिला के आप जो कह रहे हैं कि बात की उनकी सिनर्जी, उनका जो कोऑर्डिनेशन, उसका उनका ज्वाइंट कैंपेन नहीं शुरू हो रहा है। यहाँ पे एनडीए का जो कैंपेन है वो ज्वाइंट कैंपेन शुरू हो चुका है, सिनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा है। शिवपूजन, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो स्थिति है एनडीए का एज, जो ऊपरी तौर पे दिखता है कि एनडीए एक बेहतर स्थिति में, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, बेहतर सिनर्जी के साथ काम कर रही है चुनावी कैंपेन में, जो बीजेपी की एक तरह से मास्टरी है जिस इशू को और जिस कैंपेन को लीड करना। लेकिन इसके बाद भी मेरा सवाल यही होगा कि दो जो पोटेंशियल प्लेयर बिहार के चुनाव में जिसपे सबकी नजरें लगी हुई थी, प्रशांत किशोर, पिछले एक हफ्ते में लगता है कि वो उनका बबल बर्स्ट हो गया, और दूसरा आरजेडी, जो कि एक टफ फाइट की जिससे उम्मीद की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि राहुल गांधी के फोन के बाद थोड़ी सी आज जो सिनर्जी दिखी है, वो आने वाले दिनों में कैसे फ्लोर पे आती है कैंपेन जब शुरू होगा। लेकिन आपको लगता है कि ये एज आने वाले 10 दिनों तक, क्योंकि अंतिम का जो कैंपेन का 10 दिन है कुल मिलाकर छठ के बाद का, वो सबसे क्रूशियल फेज है, और उसमें एनडीए अपने एज को बना के रख पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि एनडीए के कार्यक्रम चूंकि साझा हैं, तो वो एज बनाने में बहुत हद तक पूरी मशक्कत करेगी, पूरी कोशिश करती रहेगी। लेकिन शंकर जी, आप याद कीजिए कि जिस वक्त यहाँ पर राहुल गांधी आए थे, बिहार का दौरा किया था, उस वक्त एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था। आपने देखा होगा वो तस्वीर जहां तेजस्वी यादव खुद उनकी गाड़ी चला रहे हैं। उस समय से शायद ये उम्मीद संजोई जा रही थी कि कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर राहुल गांधी इनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता देंगे कि भाई ये हमारे कैंडिडेट है। वैसा हुआ नहीं। कांग्रेस लॉस्ट प्रेशियस टाइम, बहुत वक्त गवाया कांग्रेस ने। और शायद मन में उनको लग गया था कहीं ना कहीं कि उस यात्रा के बाद कि उनके कार्यकर्ता जागृत हुए हैं, एक नई संजीवनी मिली है और कांग्रेस अपने दम पर भी चल सकती है। बार्गेनिंग टेबल पे कांग्रेस आई और अंत में हुआ क्या, आप देखते हैं कि जो भी फॉर्मूला अब फाइनली निकल करके आया, हालांकि फॉर्मूला क्या है, कुछ भी जिसको जहां से इच्छा हुई वहां से सबको उतारा गया।
लेकिन इसमें भी बिगेस्ट लूजर तो कांग्रेस ही है, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस तो कांग्रेस को ही करना बिल्कुल, पड़ा। मैं तो इसी सवाल को ये कहता हूं कि जब अल्टीमेटली फैसला यही होना था कि तेजस्वी यादव को उन्हें डिक्लेयर करना ही पड़ा, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम डिक्लेयर ही करना पड़ा, तो इसको फिर वो 10 दिनों तक इधर जलेबी की तरह घुमाते क्यों रहे? अल्टीमेटली तो कांग्रेस लूजर हुई ना, कि आप किसी इंचार्ज को लाते हो जिसको कि बिहार की पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, वो एक बार्गेनिंग के टेबल पे ये कहता है कि जी हमें सीटें ज्यादा तब मिलेगी जब हम प्रेशर बिल्ड करेंगे आरजेडी। ये देख रहे होंगे आप, जी ये शिबू आप जान। देख रहे होंगे कि 14 में भी ऐसी कोशिश हुई थी। 14 में क्या था, वहां पर रिसीविंग एंड पे कहीं ना कहीं प्रतीत होता था कि लालू प्रसाद यादव हैं। उसके बाद याद होगा यहाँ पर नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी तोड़ दी थी, लालू फिर वहां से भाग करके आए थे और तब उनका बयान आया था, बहुत हो गया गठबंधन, अब होगा लठबंधन। देखिए, कांग्रेस को अगर बार्गेनिंग टेबल पर बेहतर बार्गेनिंग करनी थी तो वो बैठ करके बार्गेनिंग कर लेना चाहिए था। सबको पता है कि चूंकि एक नए एंट्रेंट आए हैं, पिछले बार लेफ्ट पार्टीज का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कम था, तो कांग्रेस को मान के बैठना चाहिए था कि भाई 50-50 के आसपास भी अगर वो मिल जाए उनको तो सांत्वना उनको उसमें कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये बार्गेनिंग उस हद तक गया जहां पर आप सोचिए कि ऑलमोस्ट ऐसा प्रतीत होने लगा कि महागठबंधन तो टूट गया पूरी तरह से, संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई। बल्कि यहां तक अंदर से खबरें आई कि तेजस्वी यादव ने तो अब फोन तक उठाना बंद कर दिया है। मुझे पता है वीआईपी के कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कि टिकट पक्का था, या फिर बाकी दूसरे पार्टियों में भी उनका टिकट पक्का था, नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाए क्योंकि कोई स्पष्टता नहीं हो पाई। तो यही चीज कांग्रेस अगर पहले करती, अब याद कीजिए 16 में राहुल गांधी ने बहुत पूरी ताकत झोंकी थी, ही ट्राइड टू पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कांग्रेस पार्टी ने पूरी रैली करके उत्तर प्रदेश में खाट पे चर्चा शुरुआत की थी, उसके बाद फिर खाट पे चर्चा की कैसे खटिया खड़ी की थी आपको पता है। मुझे लगता है यहां पर राहुल गांधी ने जो ताकत झोंकी थी, निश्चित रूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई संजीवनी का संचार हुआ था, उसके बाद वहां से कांग्रेस को उठना चाहिए था। लेकिन कृष्णा अलावरू को शायद बिहार की राजनीति की प्रॉपर समझ नहीं थी, जिस वजह से कि वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे चले गए, अपने दिग्गज नेताओं को भी वेट एंड वॉच पे काफी रखा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रेशियस टाइम वाज लॉस्ट, और ये जो टाइम लॉस्ट हुआ है उसकी भरपाई अब महागठबंधन कर भी पाएगा या नहीं, मतलब अभी नहीं कहा जा सकता। अगर तेजस्वी यादव पूरी तरह से ताकत झोंकते हैं तो अभी भी उनके हाथ में मुद्दा है। अब देखिए कि यहां तक आते आते एसआईआर का मुद्दा कहां गुम हो गया, यानी कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे ने तेजस्वी यादव या फिर जो दूसरे घटक दल है महागठबंधन के, उनको तो एक तरीके से मुद्दे से डिरेल किया। तेजस्वी यादव को पता है, बिहार की नब्ज जानते हैं, इसलिए उनको पता है कि भाई ये रोजगार से लेकर तमाम जो दूसरी चीजें हैं, ये मुद्दा कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, संतोष जी ने इस बात की भी तस्दीक की थी कि फर्स्ट फेज में नहीं, पिछले चुनाव में सेकंड फेज आते आते 10 लाख रोजगार का जो उनका था वो काम करना शुरू किया, वो असर दिखाना शुरू किया, और इससे वो काफी छटपटाहट हुई थी एनडीए में। अब देखिए, जो ठीक छठ के बाद का दौर देखेंगे, कितना एग्रेसिवली तेजस्वी यादव कैंपेन करते हैं, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक फैक्टर आपने और जिक्र किया है, प्रशांत किशोर का फैक्टर। क्या वो बबल बर्स्ट हुआ या हमें लगता है कि हम शुरुआत से ही बहुत ज्यादा आकलन कर रहे थे प्रशांत किशोर का। उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि तकरीबन 9 से 10% के आसपास का वोट शेयर। अब जिस एंटी इनकम्बेंसी वोट की आप बात कर रहे हैं शंकर जी, या फिर तमाम जो लीडर्स हैं जर्नलिस्ट है वो बात कर रहे हैं, इस एंटी इनकम्बेंसी को कहीं कोई फील कर पा रहा है क्या? या रूरल डिस्कोर्स में कहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चर्चा में भी है क्या, उनका स्वास्थ्य चर्चा में भी है क्या? ठीक है, जैसी भी हरकतें हो रही है, जो भी हो रही है, लेकिन एकजुटता का उन्होंने परिचय तो दिया। अब देखिए प्रशांत किशोर के प्रेजेंस से होगा क्या? जो वोट तथाकथित रूप से छिटकता, जो डिसग्रंटल्ड वोट हम कहते हैं एनडीए में से छिटकता, छिटक करके महागठबंधन की तरफ अगर वो रुख करता तो शायद महागठबंधन को एक एज मिल सकता था। पिछली बार मात्र 12,500 रुपए मार्जिन का डिफरेंस था, लेकिन इस बार बहुत हद तक प्रतीत हो रहा है कि वो डिसग्रंटल्ड जो भी प्रतिशत हो, वो डिसग्रंटल्ड अंततः प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ जा सकता है। इसलिए अगेन फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एडवांटेज इस स्टेज तक, जहां जब हम और आप बात कर रहे हैं इस वक्त तक एडवांटेज एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आगे अगर ये साझा कार्यक्रम, एक यूनिटी, राहुल गांधी को फिर से बुलाया जाए, ताबड़तोड़ उसी तरीके से वो लोगों के साथ संवाद स्थापित करे, तो शायद मुझे लगता है कि वो इक्वल फुटिंग पर आ पाएंगे, नहीं तो रेस में भी थोड़ा पीछे चले गए हैं। संतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2020 का जो चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं
एक सेंट्रल जो जिसको कहते हैं थीम, वो रोजगार का मुद्दा एक तरह से तेजस्वी यादव ने किसी तरह से स्टैब्लिश कर दिया था। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और उसके बाद जो उनका 10 लाख वाला स्लोगन था वो काफी काम किया। इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि विस्थापन और रोजगार का जो मुद्दा है वो एक काफी क्रूशियल मुद्दा है, और उस पे कहीं ना कहीं हर एक पार्टी उसको रिस्पॉन्ड करने लगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्रशांत किशोर जिस तरह से, उसके बाद उन्होंने करप्शन का इशू नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसका भी इम्पैक्ट हुआ क्योंकि बीजेपी डिफेंसिव हो गई। लेकिन प्रशांत किशोर पिछले एक सप्ताह में खुद से घिर गए अपने घर में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर अलग अलग मुद्दों पर। आपको लगता है कि अभी भी इस चुनाव का जो सेंट्रल नैरेटिव है, क्योंकि कई बार हम जब वोटर के माइंड को रीड करते हैं तो कई बार हम अर्बन फिनोमेना से ज्यादा गाइड होते हैं। जैसे नीतीश कुमार के एज की बात है, वो एक अर्बन फिनोमेना है, जो शहरों में रहते हैं उनके लिए वो एक फैक्टर है, रूरल गांव में जाएंगे उनके लिए कोई फैक्टर नहीं है क्योंकि उनको डीबीटी का लाभ मिल रहा है। उसी तरह से जो हम जिस बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव का सीएम कैंडिडेट का घोषित घोषित डेट से हुआ, या कांग्रेस की जो फाइटिंग है, वो सब क्या सिर्फ अर्बन फिनोमेना है, या फिर गांव में उसका इम्पैक्ट होगा? क्योंकि गांव की जो रूरल जनता है, या फिर जो शहरों की जो बेरोजगार सेना है, जो नौकरियों की तलाश में भटक रही है, जो विस्थापन के लिए 1,000 किलोमीटर दिल्ली से बस में चढ़कर दरभंगा पहुंच रही है, वो उन फैक्टर से गाइड होगा, या फिर उनके दिमाग में वही होगा कि मुझे तो रोजगार चाहिए भाई, या फिर जो पार्टी ज्यादा प्रॉमिस कर रही है। एंड ऑफ द डे आज की तारीख में वोटर ट्रांजैक्शनल है, वोटर को जहां से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसको वो वोट करेगा। हम्म। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी की अगर हम बात करें तो अभी फिर उनका सीतामढ़ी का प्रत्याशी जो है नॉमिनेशन वापस ले, हम्म। कि वो प्रशांत किशोर जी जिस राजनीति के सहारे बिहार आए थे, कि अभी देश में पैसे के सहारे राजनीति नहीं कर सकते। वो तभी तक कर सकते हैं जब तक केंद्र की सरकार उससे असहज नहीं। वरिष्ठ वजह जो भी रहा हो, जिस वजह से प्रशांत किशोर बिहार आए हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने जब उस राजनीति को जब गांव तक फैलाने की कोशिश की, तो जो बीजेपी का कोर वोटर था सवर्ण, उसके युवा उनके तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित हुए। और ये खतरा हर उनके सर्वे में आना शुरू हो गया। अमित शाह के पटना आने के बाद जो है अचानक चीजें बदली, उनके सामने रिपोर्ट तो भी जैसे भी आया हो, चीजें बदली। अब वो, तब प्रशांत किशोर में वो फायर दिखता है। देखते हुए कि मीडिया से बात करते करते चला जा रहे हैं, और ना अब उस तरीके का कोई, कह सकते हैं कि लड़ने का जो एक मुद्दा होना चाहिए वो दिख रहा है। भ्रष्टाचार के लेकर मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर वो खड़े हुए। हमें लग रहा था कि कम से कम सम्राट चौधरी जहां से चुनाव लड़ेंगे, या मंगल पांडे जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां वो ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करेंगे जिसके सहारे पूरे स्टेट में भ्रष्टाचार को लेकर एक माहौल बना सकते। देखिए, अपने देश में भ्रष्टाचार ही एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट आदमी है वो भी डंडा लेकर रोड पर रहता है, अरे भ्रष्टाचार तो खत्म होना ही है। जब जितने भी इन्होंने यात्रा की, उसमें जो इनको हाइप नहीं मिला, वो उससे कहीं ज्यादा हाइप इनको मिला जब भ्रष्टाचार पर ये बोलना शुरू। लेकिन अब देखिए, हाँ, उम्मीदवार उसी तरीके से देने में विफल रहे। सम्राट चौधरी के खिलाफ यही स्थिति मंगल पांडे के खिलाफ रहा। जो आप जिसके सहारे आप माहौल बनाना शुरू किए थे राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश में भी, वो माहौल अचानक लग ही नहीं रहा कि प्रशांत किशोर कहीं सीन। मतलब जैसे जैसे आप ग्रामीण इलाके की कंस्टिट्यूंसी में जाइएगा ना, तो आप चर्चा भी नहीं। लेकिन जब भ्रष्टाचार पर उन्होंने हमला बोला था, तो गांव के चौपाटी पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई, अरे भ्रष्ट भ्रष्ट को ठिकाना लगाना चाहिए। ये एक चीज है। और देखिए, जिस तरीके की राजनीति प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो भी वही है कि हम मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में ये देंगे, घर में आपको ये व्यवस्था देंगे, आपको पलायन रोक देंगे, नौकरी देंगे। और देखिए, सबको अपने अपने तरीके से समस्या का समाधान देकर वोट, जनता के वोट ले रहे हैं। तो उसमें तो नीतीश कुमार ऑलरेडी यहाँ बिहार में पहले से मौजूद है। मान लीजिए कि बिहार का एक भी ऐसा परिवार नहीं है जो नीतीश कुमार की योजनाओं से लाभ उठाए। मतलब बिजली फ्री हो गया तो मतलब सब परिवार। उससे पहले ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को साइकिल, पोशाक, किताब कॉपी से लेकर टिफिन बॉक्स तक हर घर में नीतीश का पहुंच जाता है। मतलब कहने के लिए भले अरविंद केजरीवाल के लोग कहते हैं कि लागू की योजना सारे, लेकिन 2005 में
जैसे ही नीतीश कुमार की सरकार बनी और उन्होंने जिस तरीके से लाभ, व्यक्तिगत लाभ, अब इसको उसी समय से शुरू किया इन्होंने, स्कॉलरशिप सीधे उसके अकाउंट में, कपड़ा खरीदने के लिए उसके अकाउंट में पैसा। अब जो गांव की लड़कियों को ठीक से कपड़ा नहीं पहन पाती थी, 6-7 की वजह के बाद वो स्कूल छोड़ देती थी, अभी समझिए कि यहाँ आप ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन लीजिए 1 लाख रुपया आपको मिल जाए, आप इंटरमीडिएट कीजिए 50,000 मिल जाए, आप पीटी किसी परीक्षा के पास कर गए, कोचिंग में जो खर्च होगा सरकार देने को तैयार है। ये सारी योजनाएं इनकी पहले से चली आ रही है और उसका भरोसा पब्लिक में है। नहीं, नीतीश कुमार जो घोषणा करते हैं वो मिल जाता है। तेजस्वी के साथ यही है कि ये इसकी घोषणा को लेकर लोगों में अभी भरोसा नहीं है। जो जितनी बड़ी घोषणाएं इन्होंने की है, एक तरफा चुनाव होना चाहिए। जी। एक अंतिम टिप्पणी शिवपूजन आपसे लूंगा कि कई बार क्या होता है, जब हम राजनीति को देखते हैं, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है ना कि रोमांस की पिक्चर, कहानी सबकी, कथानक जो होता है, स्क्रिप्ट एक होती है, ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मोहित सूरी की फिल्म सैयारा 500 करोड़ कमा रही है उसी स्क्रिप्ट पे, सिर्फ वजह यह है कि उसका ट्रीटमेंट काफी डिफरेंट है और जिस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है वो फिल्म हिट हुई है। तो ये बिहार के चुनाव का जो नैरेटिव है कि भ्रष्टाचार, विकास, विस्थापन, ये तो पिछले 3 दशकों से हम ये कहानी सुन रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के प्रति या प्रशांत किशोर का ट्रैक्शन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि प्रशांत किशोर एक नए प्लेयर थे, उसका ट्रीटमेंट काफी डिफरेंट था। वो जो बातें कह रहे थे, जिस तरीके से कह रहे थे, वो काफी लोगों के दिलो दिमाग को टच कर रहा था। लेकिन जिस तरह से एक के बाद, क्योंकि अक्सर राजनीति में होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो गलतियां करती है, यहाँ पर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो गलतियां कर रही हैं। तो ये लगता है कि जिस तरह से उन्होंने लगातार गोल पोस्ट बदले, पहला तो वो चुनाव लड़ने का जो उनका कमिटमेंट था, अगर वो चुनाव लड़ते तो ज्यादा क्रेडिबिलिटी आती, उससे वो भाग गए। कैंडिडेट के सिलेक्शन में उनके ऊपर आरोप लगे। उसके बाद फिर जिस तरह से एक लीडरशिप का रोल उन्हें दिखाना चाहिए था, किसी भी मीडिया हाउस या किसी से भी बात करने में एक लीडरशिप की जो मैच्योरिटी दिखती है, वहां पे वो कहीं ना कहीं वो एब्सेंस दिखा। तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जा रहा है। बाकायदा इसके कि उनके पास एक नैरेटिव है, बाकायदा इसके पास कि उनके पास रिसोर्स है, बाकायदा इसके कि उनके पास कम्युनिकेशन के चैनल है। ठीक है, एक ड्रॉबैक है कि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के पास भी कोई ऐसा भारी भरकम ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। वो नैरेटिव और इन सब के सहारे दिल्ली में सत्ता में आ गए। तो आपको क्या लगता है कि जो गलतियां प्रशांत किशोर कर रहे हैं उससे उबरने का टाइम अभी भी उनके पास में है या टाइम खत्म हो चुका है प्रशांत किशोर का? नहीं, देखिए, इट्स ऑलरेडी वेरी वेरी लेट। और जितना कास्ट रिजिडिटी के साथ वोटिंग होती है उसमें प्रशांत किशोर के लिए अपना कोई स्पेस स्क्वीज इन कर लेना, अपने लिए कोई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार कर लेना, ये बहुत हरक्यूलियन टास्क है और बहुत कम वक्त मिला है। मैं कहूंगा 2.5-3 साल में आप नहीं कर सकते। वेटिंग टाइम है, बाकी और जो लीडर्स हैं ये बिहार के, उनका वेटिंग टाइम आप देख लीजिए कितना है। लेकिन एक चीज से आप इत्तेफाक तो रखेंगे कि इस चुनाव का डिस्कोर्स, इसका नैरेटिव कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने ही सेट किया। कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन प्रशांत किशोर ने ही कराया, एनडीए का भी और महागठबंधन का भी। प्रशांत किशोर की मौजूदगी से कहीं ना कहीं असहज महागठबंधन भी हुई और एनडीए भी हुई, और उसके बाद ही हम देखते हैं कि इस चुनाव का नैरेटिव, इसका डिस्कोर्स पूरी तरह से बदल गया। अब सवाल ये उठता है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या रहेगी, किंग मेकर की भूमिका होगी नहीं होगी, आई कैन नॉट से। लेकिन जो सर्टेन वोट प्रतिशत जो शिफ्ट होता महागठबंधन में, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं डिसग्रंटल्ड, वो हो सकता है जनसुराज की तरफ चला जाए। दूसरी अहम बात है, जो बड़ा सवाल है, कि प्रशांत किशोर ने जो टेम्पो मेंटेन किया था अभी तक, अगर ये टेम्पो अगले 5 साल तक वो बरकरार कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसमें बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत मीडिया सेवी हैं। लेकिन ये टेम्पो अगर बरकरार रखते हैं तो मान के चलिए कि ये अब वो दौर 25 के बाद से शुरू होगा जब एक पॉलिटिकल वैक्यूम साफ तौर से बिहार में झलकना शुरू होगा। और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम में खुद को फिट इन करने के लिए तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, ऐसे नेता जो है वो पूरी मशक्कत करेंगे। दे विल ऑलवेज ट्राई टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बिल्कुल, आपने एक काफी रिमार्केबल बात कही, जिस बात को मैं लगातार कहता हूं कि प्रशांत किशोर का जो असली टेस्ट होगा वो 2025 का चुनाव नहीं है, पोस्ट 2025 चुनाव के रिजल्ट के बाद शुरू होगा। कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बन भी गए, लेकिन 1-2 साल के बाद अगर नीतीश कुमार हटते हैं, या पोस्ट नीतीश के एरा में जो एक लीडरशिप वैक्यूम जेडीयू में शुरू होगी, और जिस तरह से एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, वहां पर प्रशांत किशोर एक पोटेंशियल प्लेयर हो सकते हैं
अगर प्रशांत किशोर में वो रेजिलियंस हो, प्रशांत किशोर अगर मैदान में डटे रहते हैं, तो ये बड़े सवाल हैं बिहार की चुनाव की राजनीति के, जो आने वाले दिनों में दिखेंगे। तेजस्वी यादव का जो सीएम बनने का जो सपना है वो कहां तक पूरा होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, सत्ता तक वो पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर एनडीए का जो चुनावी रथ है वो अश्वमेध के घोड़े की तरह जो दौड़ रहा है उसमें कहीं कोई रोड ब्लॉक होगा, या अड़चन आएगी या नहीं आएगी, या फिर वो दौड़ता हुआ चुनाव तक की दहलीज तक पहुंच जाएगा। ये सारे बड़े सवाल हैं जिसपे हमारी नजर रहेगी। तो श्री पूजन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संतोष जी आपका जुड़ने के लिए आपका भी बहुत 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 धन्यवाद, और अनामिका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।